वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग सेट नंबर 9 से जीके, करेंट अफेयर्स और कंप्यूटर के प्रश्नों को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट नंबर 9। सेट नंबर 9 में 41 से स्टार्ट होता है जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स का प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मक्खन का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए निलंबन, ऑप्शन बी कोलाइड घोल, ऑप्शन सी पायस और ऑप्शन डी मिश्रण। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी पायस। ठीक है, तो मक्खन का उदाहरण क्या होता है? तो मक्खन उदाहरण होता है पायस का। ठीक, पायस जो है उसमें हम लोग किसको किसको रखते हैं? दूध भी जो है यह भी एक क्या है? तो पायस का उदाहरण है, प्राकृत पायस का है पायस। और साथ में अगर पेंट का बात किया जाए तो पेंट क्या है? तो वो कृत्रिम कृत्रिम पायस है। ठीक है, उसी तरह जैसे अगर यहाँ पर बात किया जाए कि कोलाइड या निलंबन के उदाहरण क्या है? तो निलंबन का अर्थ होता है जिस तरह से नदी का गंदा पानी, वायु में धुआं निलंबन का उदाहरण है। ठीक है, नदी का गंदा पानी, वायु में धुआं। कोलाइड घोल जो है यह उदाहरण है दूध, गोंद, रक्त, सिहाई, यह सब किसके उदाहरण है? तो कोलाइड घोल के हैं। दूध, रक्त, सिहाई। ठीक है, तो मक्खन किसका उदाहरण है? पायस का उदाहरण है। पायस में भी दो तरह के पायस हैं, एक कृत्रिम है, एक प्राकृतिक है। प्राकृतिक पायस में जिस तरह से हो गया दूध, मक्खन, ये सब प्राकृतिक पायस हैं, और पेंट सब जो है वो क्या है? तो कृत्रिम पायस है। निलंबन में क्या हो गया? वो नदी का गंदा पानी या वायु में धुआं का जो मिश्रण होता है यह सब हो गया उसका। कोलाइड गोल का हो गया दूध, रक्त, सिहाई। मिश्रण का बात अगर किया जाए तो मिश्रण में बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा। जब भी कोई दो पदार्थ को आपस में मिक्स किया जाएगा तो उसको मिश्रण बोला जाता है। जिसमें जैसे पानी में चीनी का घुलना, ये सब। नेक्स्ट देखते हम लोग, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? ऑप्शन ए गोबर सॉल्ट, ऑप्शन बी वॉशिंग सोडा, ऑप्शन सी बोरेक्स और ऑप्शन डी एप्सम एप्सम सॉल्ट। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी एप्सम सॉल्ट। तो एप्सम सॉल्ट में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम लोग एप्सम सॉल्ट का सूत्र जान लेते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। तो इसका होता है MgSO4.7H2। ठीक है, अब देखिए साथ में यहाँ पे आपको जो है कुछ कुछ का नाम आपको लिखा देते हैं जिसका सूत्र, रासायनिक सूत्र ये होगा, और वो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे सोडा है, वॉशिंग सोडा है। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा जो होता है तो इसका सूत्र होता है Na2CO3.10H2O।
ठीक है, Na2CO3.10H2O। इसी तरह पूछा जाता है जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, यह सब कॉमन है जिसका बार बार पूछा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.12H2O। इसी तरह है धोवन सोडा, बेकिंग सोडा, क्योंकि धोवन सोडा तो हो गया, तो अब हम लोग खाने का सोडा के विषय में अर्थात बेकिंग सोडा के विषय में जान जाते हैं। बेकिंग सोडा, ठीक है, तो बेकिंग सोडा का हो जाता है NaH NaNO3, ठीक है, तो बेकिंग सोडा का क्या हो जाएगा NaNO3। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी जोनाथन डक्कन, ऑप्शन सी सर विलियम मुइर और ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी सर विलियम मुइर, ठीक है। तो वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थापना सर विलियम मुइर की थी। और अगर यहां से पूछा जाएगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो उसका जो डिजाइन तैयार हुआ था वो किए थे सर विलियम एमर्सन। सर विलियम एमर्सन, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इससे कुछ अलग पॉइंट को जानते हैं। सबसे पहले जान जाइए कि विश्वविद्यालय जो अधिनियम था वह 1904 में पास किया गया था, ठीक है। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पास किया गया था। और भी साथ में जानते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किए थे, तो वो किए थे मदन मोहन मालवीय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किए थे? मदन मोहन मालवीय किए थे। कब किए थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना? तो 1916 ईस्वी में, ठीक है। विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास हुआ था? तो 1904 ईस्वी में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किए थे? तो मदन मोहन मालवीय किए थे। कब किए थे? 1916 ईस्वी में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किए थे? तो सर विलियम मुइर किए थे। और इसका डिजाइन कौन तैयार किए थे? तो सर विलियम एमर्सन इसका डिजाइन को तैयार किए थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी असम। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त
नियुक्त की गई थी, उन्होंने उत्तर प्रदेश भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था। तो यह पहली महिला मुख्यमंत्री थी कौन? तो यह थी सुचेता कृपलानी बनी थी। सुचेता कृपलानी, ठीक है। कब बनी थी? तो यह बनी थी 1963 में। अब देखिए, यहां से हम लोग कुछ और पॉइंट को जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश की पहला महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। राज्यपाल सरोजिनी नायडू, ठीक है। उसी तरह भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति का बात किया जाए, राष्ट्रपति, तो वो राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। और बात किया जाए भारत का प्रथम प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री, तो वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष अगर पूछा जाए, महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो वो थे मीरा कुमार। मीरा कुमार। और महासचिव जो अगर प्रथम महिला पूछा जाए तो वो कौन थी? तो स्नेहलता श्रीवास्तव थी, ठीक है। यहां से हम लोग जानते हैं भारत का जो है पहला महिला जो मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, वो कौन थी? सुचेता कृपलानी। और कहां से नियुक्त हुई थी? तो उत्तर प्रदेश से हुई थी। प्रथम महिला राज्यपाल का अगर बात किया जाए यूपी से, तो वो थी सरोजिनी नायडू। प्रथम महिला राष्ट्रपति भारत का जो है वो कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम प्रधानमंत्री जो महिला थी भारत की, वो कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। लोकसभा अध्यक्ष का बात किया जाए प्रथम महिला का, तो वो है कौन? मीरा कुमार। उसी तरह लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन है? स्नेहलता श्रीवास्तव है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत में अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन सी 30 डिग्री, सॉरी ऑप्शन बी 20 डिग्री, ऑप्शन सी 40 डिग्री, ऑप्शन डी 50 डिग्री। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी 30 डिग्री। अब कैसे 30 डिग्री होगा, इस चीज को जानिए। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर उत्तरी गोलार्ध का पूछा जाए, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, तो भारत का जो उत्तरी गोलार्ध है यह है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक, 37 डिग्री 6 तक, ठीक है। ये आपको उत्तरी गोलार्ध का बताए। और अगर बात किया जाए भारत का देशांतरीय विस्तार, ये तो था अक्षांशीय विस्तार, अब हम लोग जानते हैं इसका देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार तो वो है 68 डिग्री 7 से 97 26, ठीक है। यह हो गया आपका पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार उत्तरी गोलार्ध में कितना है? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक। और अगर देशांतरीय विस्तार का बात किया जाए तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 6 तक है, ठीक है। और भारत के का मानक समय देशांतर इलाहाबाद के समीप नैनी से होकर गुजरती है, जो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है।
कहां से गुजरती है? तो इलाहाबाद के समीप नैनी से गुजरती है, जो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए तोता, ऑप्शन बी गरुड़, ऑप्शन सी रामचिरैया और ऑप्शन डी सारस। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी सारस। सारस जो है वो उत्तर प्रदेश का क्या है? तो वो राजकीय पक्षी है। और अगर बात किया जाए राजकीय पशु, राजकीय पशु तो वह हो जाएगा बारहसिंघा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का अगर बात किया जाए राजकीय चिन्ह का, तो राजकीय चिन्ह हो जाएगा मछली और तीर कमान। मछली और तीर कमान। ठीक है, इसी तरह बिहार से रिलेटेड जो है, अगर आपको जानना है कि बिहार में कितने गांव है, कितना कस्बा है, राजकीय चिन्ह क्या है, यहाँ का राष्ट्रीय राजकीय पशु क्या है, पक्षी क्या है, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो श्री क्लासेस का साइट पे दिया हुआ है, तो आप लोग वहां से जाके उसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नांकित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी मणिपुर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब देखिए, अभी जो आपको यह बता रहे हैं, यह बता रहे हैं 2011 का जनगणना के अनुसार, क्योंकि उसके बाद अभी तक हुआ नहीं है, तो उसके आधार पे आपको बताया जा रहा है कि सबसे निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो वो कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, और अगर बिहार जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक का बात किया जाए तो वो कौन सा है? वो है बिहार। जनसंख्या घनत्व में सबसे आगे वो है बिहार। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक पॉपुलेशन कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो वो है केरल। और सबसे कम अगर न्यूनतम बात किया जाए तो वो है हरियाणा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक पदों में वरीयता के क्रम में सबसे उच्च क्रम पर कौन पद है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और ऑप्शन डी भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक पदों में वरीयता के क्रम में उच्च क्रम पर कौन सा है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और भारत के वरीयता के क्रम में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का क्रम कौन सा आता है? तो इसका क्रम आता है छठा। वरीयता के क्रम में इसका क्रम कैसा आता है? तो छठा स्थान पे आता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 23-24, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14-18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 25 से 28 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 19 से 22। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 से 18 के तहत किसका बात किया गया है? तो समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है, इसका चर्चा किया गया है। अब देखिए, जैसे अनुच्छेद है 23 से 24, तो अनुच्छेद 23 से 24 जो है इसका संबंध है शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध। ठीक, उसी तरह जैसे 25 से 28 है तो इसका है धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। जैसे है 19 से 22 तो यह है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 14 से 18 को एक बार हम लोग जान जाते हैं। तो पहले जानते हैं आर्टिकल 14 है क्या? तो आर्टिकल 14 बोलता है कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। इसके अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता है। मतलब जो भी व्यक्ति है उसको क्या करेगा? तो उसको बराबर अधिकार है और राज्य किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है? उससे वंचित नहीं कर सकता है। उसी तरह है आर्टिकल 15। ठीक है, तो आर्टिकल 15 इसका अर्थ है सार्वजनिक स्थानों के उपयोग में भेदभाव नहीं, सार्वजनिक स्थानों के उपयोग में भेदभाव नहीं। ठीक है, कोई भी सार्वजनिक स्थान है उसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, इसी तरह है आर्टिकल 16। अब देखिए आर्टिकल 16 जो है वो क्या है? अवसर की समानता। इसके अनुसार सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्त होने के लिए समान अवसर है। अर्थात भारत में सभी नागरिकों को क्या है? तो समान अवसर है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सकता है। और उसी तरह देखते हैं हम लोग आर्टिकल 17। तो इसमें है अस्पृश्यता की अंत का अंत। अब देखिए यह क्या है? इसके द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया और इसका किसी भी रूप में प्रयोग दंडनीय है। और लास्ट है आर्टिकल 18। यह क्या बोलता है? आर्टिकल 18 जो है यह है उपाधियों का
अंत। इसके अनुसार सेना तथा विद्या संबंधित उपाधियों के अलावा राज्य कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो त्रिपिटक क्या है? ऑप्शन ए सामाजिक समानता का सिद्धांत, ऑप्शन बी जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांत, ऑप्शन सी तीर्थंकरों का जीवन चरित्र और ऑप्शन डी बौद्ध साहित्य। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी बौद्ध साहित्य। त्रिपिटक क्या है? तो यह बौद्ध साहित्य है। सबसे पहले इस चीज को जान जाइए। अब देखिए, बौद्ध साहित्यों में महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के समय से महानिर्वाण तक के प्रवचनों को संग्रहित किया गया। इन्हीं को क्या बोला जाता है? तो इन्हीं को त्रिपिटक बोला जाता है। ठीक है, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, अर्थात जो यह त्रिपिटक हैं इसको क्या किया गया? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला पार्ट है विनय पिटक, विनय पिटक। दूसरा पार्ट है सूत पिटक, और तीसरा पार्ट है अभिधम पिटक। अब देखिए, जो पहला पार्ट है विनय पिटक की रचना जो है वो कौन किया था? तो इसका रचना किया था उपाली। कौन किया था? उपाली। ठीक है। उसी तरह अगर सूत पिटक का बात किया जाए तो यह किया था रचना आनंद, जो भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। और अभिधम्म पिटक का रचना जो है वो क्या किए थे? तो मोगली पुत्र तिस किए थे। मोगली पुत्र तिस। तो त्रिपिटक को 3 बांट में बांटा गया है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है। तो विनय पिटक का रचना किए थे उपाली, सूत पिटक का आनंद और अभिधम्म पिटक का रचना किए थे मोगली पुत्र तिस। ठीक है। 1930 में सीवी रमन ने किस क्षेत्र डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी शांति, ऑप्शन सी भौतिक और ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी भौतिक शास्त्र, अर्थात फिजिक्स। तो 1930 में सीवी रमन ने भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीते थे। सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? तो रमन प्रभाव के लिए। रमन प्रभाव के लिए इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। अब देखिए, तो सबसे पहले जान लीजिए ये नोबेल पुरस्कार है क्या। तो नोबेल पुरस्कार का स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहॉर्ड नोबेल की स्मृति पर किया गया और 1901 से दी जाती है। यह जो है स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे जिनका क्या नाम था? तो उनका नाम था अल्फ्रेड बेनहॉर्ट नोबेल। तो उन्हीं के याद में, सॉरी उन्हीं का जो है स्मृति में क्या दिया जाने लगा? तो नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। और कब से? तो 1901 ईस्वी से। इसके अलावा भी जैसे हरगोविंद खुराना जी 1968 ईस्वी में कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए उनको क्या मिला था? तो नोबेल पुरस्कार मिला था। मदर टेरेसा को मिला था, समाज सेवा के नाम पे उनको भी मिला था नोबेल पुरस्कार। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं के संग्रह है? ऑप्शन ए एन इक्वल म्यूजिक, ऑप्शन बी गिस्टली टेल्स, ऑप्शन सी द रिवर्ड अर्थ और ऑप्शन डी अमर रेक्विम। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए एन इक्वल म्यूजिक। तो एन इक्वल म्यूजिक जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है? विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया। और इसमें क्या वर्णन है? तो एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। साथ में विक्रम सेठ के द्वारा और भी कुछ पुस्तक का रचना किया गया, जैसे क्या है द सुटेबल बॉय, ए सुटेबल बॉय। दूसरा है गोल्डन वोट। तीसरा है टू लाइव्स पुस्तक। तो यह सब किताब किसके द्वारा लिखा गया है? तो विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। ऑप्शन ए 1 नवंबर 1984, ऑप्शन बी चल मर्दने, ऑप्शन सी 2 चट्टाने और ऑप्शन डी अग्निपथ। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए 1 नवंबर 1984। तो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम क्या था? 1 नवंबर 1984। अब देखिए, जैसे कि हो गया हरिवंश राय बच्चन का मधुबाला, मधु कलश, आत्म परिचय, तेरा हार, यह सब कविता जो है यह सब किसका कविता है? तो यह सब हरिवंश राय बच्चन का संग्रह, कविता का संग्रह है। अब देखिए, हरिवंश राय बच्चन का जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। और वो क्या थे? तो एक कायस्थ परिवार के थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रक्त समूह प्रणाली की खोज डैश ने की थी। ऑप्शन ए फेडरिक रोट्रोमेयर, ऑप्शन बी कार्ल विल्हेम्स सीले, ऑप्शन सी विलियम मर्डोक और ऑप्शन डी कार्ल लैंडस्टीनर। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। तो रक्त समूह प्रणाली की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। और रक्त समूह का खोज कब किया गया था? तो रक्त समूह का खोज किया गया था 1900 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए, मनुष्य के रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? जिसको हम लोग एंटीजन कहते हैं, और एंटीजन के क्या होते हैं? तो इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला हो जाता है एंटीजन ए और दूसरा हो जाता है एंटीजन बी। एंटीजन का क्या होता है? 2 प्रकार, एंटीजन ए और एंटीजन बी, ठीक है। और इसका कब खोज किया गया था? तो 1900 ईस्वी में किया गया था। कौन किए थे? तो कार्ल लैंडस्टीनर किए थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डैश एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। ऑप्शन ए कॉनफिकर, ऑप्शन बी स्टक्सनेट, ऑप्शन सी ज्यूस और ऑप्शन डी सेसर।
साथ में और कुछ चीज हम लोग सॉरी इसको देख लेते हैं, सेसर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी स्टॉक सेनेट। स्टॉक सेनेट एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिकी नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। ठीक है, अब देखिए आधुनिक कंप्यूटर का खोज कब हुआ था। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आधुनिक कंप्यूटर का जो खोज हुआ था ये हुआ था 1946 ईस्वी में। और कंप्यूटर क्षेत्र का महान क्रांति का बात किया जाए यह कब हुआ, तो ये हुआ था 1960 ईस्वी में। अब देखिए जैसे कि यह रक्त समूह है, तो मानव शरीर में औसतन उसके भार का कितना प्रतिशत रक्त होता है, 7%। ठीक है, जितना उसके भार है उसका 7% उनके शरीर में रक्त वर्तमान होता है। और औसतन बात किया जाए तो 5 से 6 लीटर रक्त होता है। और महिला में इसका हाफ होता है, 5 जो पुरुष में जितना रक्त होता है उसका हाफ होता है, मतलब हाफ लीटर कम होता है। जैसे अगर पुरुष में 5 है तो महिला में 4.5 लीटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किसने कहा था कि विधि कुछ और नहीं अपितु जन सामान्य की अंतः चेतना है। ऑप्शन ए सामांड, ऑप्शन बी ग्रे, ऑप्शन सी आस्टीन और ऑप्शन डी सेविनी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी सेविनी। तो सेविनी के अनुसार विधि और कुछ नहीं अपितु जन साधारण अंत की अंत चेतना है। सेविनी की इस सिद्धांत को लोक चेतना का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, यह जो सेविनी का सिद्धांत था इसको क्या बोलते थे, लोक चेतना सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, न्यायालय में प्रयोग होने वाला कंसीलमेंट शब्द का अर्थ होता है। ऑप्शन ए किसी मामले पर राय देना, ऑप्शन बी किसी मामले पर साक्ष्य प्रस्तुत करना, ऑप्शन सी किसी मामले में जानबूझकर तथ्य को छिपाना और ऑप्शन डी किसी मामले में कार्यवाही को निलंबित करना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी किसी मामले में जानबूझकर तथ्य को छिपाना। तो न्यायालय में कंसीलमेंट शब्द का अर्थ क्या हो गया, किसी मामले में जानबूझकर तथ्य को छिपाना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 7 फरवरी 2023 को यात्सो झील को किस राज्य या संघ राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार और ऑप्शन डी पंजाब। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख। तो 7 फरवरी 2023 को यात्सो झील को लद्दाख संघ का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। ठीक है, यहां से एक चीज और जानेंगे हम लोग कि भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है, तो नीलगिरी। नीलगिरी जो 1986 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1986 में। ठीक है, तो यात्सो झील को कहां दिया गया, लद्दाख। नेक्स्ट देखिए, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 27 जनवरी, ऑप्शन डी 25 जनवरी और ऑप्शन डी 28 जनवरी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 26 जनवरी। अब देखिए यहाँ पर है 25 जनवरी। तो 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो मतदाता अधिकार दिवस। मतदाता अधिकार दिवस, अधिकार दिवस। उसी तरह है 27 जनवरी। तो 27 जनवरी को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय
प्रलय स्मरण दिवस, ठीक है। और 28 जनवरी को मनाया जाता है डेटा संरक्षण दिवस, ठीक है। 26 जनवरी को हो गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, 25 को हो गया मतदाता अधिकार दिवस, 27 को हो गया अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस और 28 को हो गया डेटा संरक्षण दिवस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दिसंबर 2022 में प्रदत्त साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के संदर्भ में असत्य कथन को चुने। अंग्रेजी में विजेता कौन थे? अनुराधा राय, सही है। हिंदी में विजेता कौन थे? बद्री नारायण, यह भी सही है। मैथिली में विजेता कौन थे? अजित आनंद, यह भी सही है। और मराठी का विजेता कौन थी? वीना गुप्ता, यह गलत है। अर्थात क्या होगा? ऑप्शन डी, मराठी का विजेता वीना गुप्ता। तो इसी के साथ हम लोग जो समान अध्ययन थे उसके प्रश्नों को डिस्कस किए। अब डिस्कस करेंगे हम लोग कंप्यूटर के प्रश्न को। तो यहां से स्टार्ट होता है कंप्यूटर का प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों को नीचे लाल लहर या रेड वेवी अंडरलाइन का निशान दर्शाता है। ऑप्शन ए स्पेलिंग की त्रुटि, ऑप्शन बी ग्रामर की त्रुटि, ऑप्शन सी एड्रेस ब्लॉक और ऑप्शन डी प्रिंटिंग की त्रुटि। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए स्पेलिंग की त्रुटि। अब देखिए, अगर लाल नहर का बात किया जाए तो वो बताएगा स्पेलिंग वहां पर मिस्टेक है। उसी तरह अगर ग्रीन लाइन आता है, तो इसका अर्थात हो गया कि उसमें जो है कुछ ग्रामर जो है वो गलत है, ग्रामर सेक्टर में कुछ गलती है। और वहां पर अगर बात किया जाए कि ब्लू लाइन आएगा, ब्लू लाइन आता है, तो अर्थात क्या हो गया? उसका स्पेलिंग या बनावट में कुछ मिस्टेक है, स्पेलिंग या बनावट। इस चीज को ध्यान में रखिए कि अगर वहां पर लाल नहर आता है तो क्या हो गया? स्पेलिंग में त्रुटि। ग्रीन आ गया तो ग्रामर में त्रुटि। ब्लू लाइन आ गया तो उसका बनावट में कुछ त्रुटि, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शन की सूची डैश में होती है। ऑप्शन ए टाइटल बार, ऑप्शन बी मेनू बार, ऑप्शन सी टूल बार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शन का जो होता है सूची, वो किस में होता है? तो टूल बार में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित दो भागों को अपने में पूरा कर लेता है। ऑप्शन ए फ्रॉम तथा बॉडी, ऑप्शन बी फ्रॉम तथा डेट, ऑप्शन सी फ्रॉम तथा टू और ऑप्शन डी फ्रॉम तथा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रॉम तथा डेट के रूप में। कोई अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल को दो भागों में बांटता है, जो कि कौन सा है? फ्रॉम तथा डेट। नेक्स्ट देखिए, डक डक गो है एक, ऑप्शन ए सर्च इंजन, ऑप्शन बी वेब ब्राउज़र, ऑप्शन सी वायरस और ऑप्शन डी न्यूज वेबसाइट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कि वो क्या है? डक डक गो एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, टपल क्या होता है? ऑप्शन ए टेबल का कॉलम, ऑप्शन बी दो आयामी टेबल,
ऑप्शन सी टेबल की एक रो और ऑप्शन डी टेबल की एक कुंजी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी टेबल की एक रो, जिसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है टपल। टेबल की रो को क्या बोला जाता है, टपल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्लिक जैकिंग क्या है। ऑप्शन ए वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भाग्यपूर्ण तकनीक। ऑप्शन बी एक बीट सेकेंड में डाटा भेजने और प्राप्त करने वाला एक साधन। ऑप्शन सी कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एक रूप। और ऑप्शन डी किसी छवि को मॉनिटर पर दिखाने के लिए प्रयुक्त एक अंकीय प्रक्रिया। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए या फुसलाने वाली एक दुर्भाग्यपूर्ण तकनीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है। ऑप्शन ए आउटलुक, ऑप्शन बी इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजर और ऑप्शन डी एक्सेस। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो का निजी सूचना प्रबंधक क्या है, तो वो है आउटलुक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, HTML में बी तथा टैग किसके परिबद्ध सामग्री दर्शाते हैं। ऑप्शन ए काला रंग, ऑप्शन बी पृष्ठभूमि, ऑप्शन सी मोटे में और ऑप्शन डी चमकीले में। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी पृष्ठभूमि। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एल्टा विस्टा है एक। ऑप्शन ए प्रोग्राम, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ब्राउजर और ऑप्शन डी सर्च इंजन। तो यहाँ पे हो जाएगा सर्च इंजन, ऑप्शन डी। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, RDBMS का विस्तृत रूप बताइए। ऑप्शन ए रिपेरेबल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी रिलेशनल डाटाबेस मेमोरी सिस्टम और ऑप्शन डी रिकरिंग डाटाबेस मेमोरी सिस्टम। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा अनुप्रयोग उपयुक्त है। ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट पब्लिकेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो कोई भी चीज का प्रस्तुतिकरण के लिए, खास करके क्लास वर्क या ऑफिस वर्क में, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो है पावर पॉइंट यह सबसे उपयोग करने वाला चीज है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेटवर्क में WEP का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए वायरलेस इक्विवेलेंट प्राइवेसी, ऑप्शन बी वेरिड एक्स्ट्रा प्राइवेसी, ऑप्शन सी वेरिड इक्विवेलेंट प्राइवेसी और ऑप्शन डी वायरलेस एम्बेडेड प्राइवेसी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है। ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी सेक्रेटरी, ऑप्शन सी मानव मस्तिष्क और ऑप्शन डी रासायनिक संग्रह यंत्र। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी मानव मस्तिष्क। तो कंप्यूटर के संबंध में वेटवेयर क्या होता है, तो यह मानव मस्तिष्क होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आईटी में आउटगोइंग
एक्नॉलेजमेंट को अस्थायी रूप से देर से भेजने की तकनीक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आर एक्नॉलेजमेंट, ऑप्शन बी AR रिक्वेस्ट, ऑप्शन सी पिग्गी बैंकिंग और ऑप्शन डी पिग्गी फ्रेमिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी पिग्गी फ्रेमिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चूंकि यह प्रश्न सही से नहीं आया है तो नेक्स्ट सेट में हम लोग इस प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 9 को विस्तार पूर्वक डिस्कस किए। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए सेट के साथ। धन्यवाद।